काबिल साहित्यकार और चर्चित कवि मंगलेश डबराल की एक कविता के कुछ अंश खास आपके लिए। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि उसे और भी ताकत चाहिए, तो मुझे अपनी दुर्बल भंगुर देह दिखाई दी, जो शाम होते होते थकान से चूर हो जाती थी और आराम चाहती थी। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि वो गरीब माँ का बेटा पैदा हुआ है और यहाँ तक पहुँच गया है, तो मुझे याद आई वो मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके योग्य बनने में मेरी पूरी उम्र निकल गई। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि तमाम लोग उससे बेहद खुश हैं, तो मुझे हवा में बहुत सारे चेहरे तैरते हुए दिखाई दिए, जो लगता था कहीं ना कहीं मुझसे रूठे हुए हैं और मेरी किसी गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज हम उस डीएनए की समीक्षा करेंगे, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो हर तरफ छाया हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई प्रेस वार्ता से एक शब्द निकला, डीएनए। जो बाइडेन और मोदी दोनों ने एक ही सुर में कहा कि डेमोक्रेसी तो हमारे डीएनए में है। मोदी जी ने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, ये तो मोदी जी ही जाने, लेकिन इस डीएनए पर वो खूब बोले, अपने अंदाज में बोले। तो आइए आज देखते हैं कि 2014 में प्रचंड बहुमत मिलने के साथ देश की सत्ता हासिल करने वाले मोदी जी ने इंडियन डेमोक्रेसी के डीएनए को कैसे प्रभावित किया, कैसे बदला। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन भी हुए, फिर भी कई नज़रियों से उनके असर को जांचना, उन्हें समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम मोदी लीडरशिप के खास पहलुओं को समझेंगे और भारतीय लोकतंत्र पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं 2014 की उस जीत के बाद से। बीजेपी की जीत से ज़्यादा ये मोदी की जीत थी, इसलिए सब कुछ पीएमओ के इर्द गिर्द सिमटता चला गया। कहा जाने लगा कि हर मंत्रालय की फाइल पहले पीएमओ आती है, जो निर्देश देने होते हैं दे दिए जाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को बस अपने सिग्नेचर करने होते हैं। यानी पीएमओ में ही सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है। हमें पार्टीशन के समय का एक किस्सा याद आ गया, जिसमें एक टाइपराइटर की हैसियत का बखान था। किस्सा जिन्ना से जुड़ा हुआ है। विभाजन के बाद किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताऊं कि पाकिस्तान किसने बनाया है? मैं, मेरा सचिव और उसका टाइपराइटर। जिन्ना जिस खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे, उसमें बस यही उनके साथी थे। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, किसी पे यकीन नहीं था। लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। बस ऐसे ही बात से बात निकल आई। तो बात चल रही थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। मेरे ख्याल से ऐसा तब होता है जब आपको अपने अलावा किसी पे यकीन न हो, आपको बस हुक्म मानने वाले चाहिए। लेकिन इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाते हैं। नियंत्रण और संतुलन को दरकिनार किए जाने से इंटेलेक्चुअल क्लास की चिंताएं लगातार बढ़ती चली गई। उनका कहना है कि फैसलों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और डेमोक्रेटिक डिलिबरेशन न के बराबर रह गया है। इन सब के बीच भारतीय लोकतंत्र की जो पारंपरिक विविधता थी और जो उसका प्लूरल कैरेक्टर था, वो धुंधला होता चला गया। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि मोदी की लीडरशिप में मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और यही वो वजह है जिससे लगता है कि अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हाशिए पर चली गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में तर्क दिया जाता है कि
मोदी पीरियड में किसी भी तरह के डिसेंट को दबाना और क्रिटिसिज्म पर अंकुश लगाना आसान हो गया है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पे लोग मोदी जी की लीडरशिप को एक तरह के पोलराइज्ड क्लाइमेट के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए डिवाइसिव नरेटिव और पहचान की राजनीति का इस्तेमाल खूब हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने रचनात्मक बातचीत करना छोड़ दी और देश में सोशल डिवाइड बढ़ने लगा। जबकि गवर्नेंस और डेवलपमेंट मोदी काल के खास पहलू रहे हैं, फिर भी आलोचकों का तर्क है कि कुछ क्षेत्रों में जवाबदेही की कमी आई है। कथित भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की मिसालों ने ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए, जिनसे लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स कमजोर हुए हैं। एक और बहुत जरूरी पहलू है, वो है सिविल सोसाइटीज का, जो हाशिए पर मौजूद समूहों की वकालत करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। उनको विदेशी एजेंट या देशद्रोही कहकर खामोश कर दिया गया। मोदी काल में इन सिविल सोसाइटीज के लिए घटती जगह को लेकर चिंताएं जारी हैं। संस्थाओं की ऑटोनॉमी को लेकर, जैसे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी आपको पता ही है कि विपक्ष क्या कहता है। प्रोफेसर शिव विश्वनाथन, जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, बड़ा काम है उनका सोसाइटी पर, उन्होंने 2019 के अपने एक लेख में बहुत रोचक तरीके से लिखा है कि एक मेजॉरिटेरियन बहुसंख्यकवादी सरकार में लोकतंत्र की चुनावी रौनक और अधिनायकवादी गवर्नेंस को चलाने की काबिलियत दोनों होती है। बहुमत विद्रोह, प्रतिरोध या विरोध की ताकत को मिटा देता है। 2019 में वो लिख रहे हैं, आज विपक्ष से अधिक हास्यास्पद कुछ भी नहीं है। स्थानीय नियंत्रण से संतुष्ट होकर स्थानीय राजनीति से जुड़े रहने वालों को छोड़कर विपक्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है जिसे गिनती में लाया जा सके। बात करें अमेरिका की, तो वो भी दुनिया की 10 टॉप डेमोक्रेसीज में नहीं आता। उसका नंबर 25वां है। ये बड़ा दिलचस्प सर्वे है 2023 का, जिसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल करता है। इस इंडेक्स की लिस्ट में नॉर्वे 9.8 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड 9.26 अंक के साथ चौथे नंबर पर, कनाडा 9.22 अंक के साथ 7वें नंबर पर और 10वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड 9.3 अंकों के साथ। इस इंडेक्स के अनुसार 2016 में अमेरिका फुल डेमोक्रेसी के साथ पहले नंबर पर था, जो 2020 की इंडेक्स में फिसलकर 25वें स्थान पर आ गया। इसमें कोविड-19 के प्रतिबंधों के प्रति इंटॉलरेंस, सरकार में अविश्वास, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच बढ़ती वैचारिक ध्रुवीकरण बड़ी वजह थी। कुल मिलाकर 167 देशों के इस इंडेक्स में भारत 6.6 अंक लेकर 52वें पायदान पर है। सोचिए कि 23 जून को वाशिंगटन डीसी में 25वें नंबर की डेमोक्रेसी और 52वें नंबर पर खड़ा भारत एक साथ मिलकर अपने अपने लोकतंत्र का डीएनए दुनिया के सामने रख रहे थे और कहना चाह रहे थे कि जो चीज़ हमारे डीएनए में है, उसमें ये पूछना ही बेमानी हो जाता है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। बात तो सही थी, मगर जवाब सही नहीं था। इसका जवाब तो सब क्वेश्चन से ही निकलता जिसकी इजाज़त सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट को नहीं थी। अब आप समझे कि किसी सर्वे में 25वें नंबर पर और 52वें नंबर पर ये दोनों देश क्यों हैं। वैसे लोकतंत्र पर किसी भी नेता के प्रभाव का आकलन करना एक मुश्किल भरा काम है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ सकारात्मक विकास भी हुए हैं, फिर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इरोजन ऑफ प्लूरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध, पोलराइजेशन,
जवाबदेही की कमी, सिविल सोसाइटीज़ के लिए सिक्योरिटी जगह और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कमज़ोर होते चले जाने के बारे में उठाई गई चिंताओं को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडियन डेमोक्रेसी के डीएनए में बदलाव की हल्की समझ प्रदान की होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। आदाब, नमस्कार।